हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, जिसके अंदर हमने पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण और पराग नलिका की वर्तिका में वृद्धि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश मुख्य रूप से 3 मार्गों से होता है। सबसे पहले बीजांड द्वारी प्रवेश और उसके बाद में निभागी प्रवेश और तीसरे नंबर पे अध्यावरणी प्रवेश। ठीक है, सबसे पहले बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश निम्न मार्गों से होता है। नंबर 1 बीजांड द्वारी प्रवेश कैसे होता है। जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वारीय भाग से प्रवेश करती है तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं, और यह अधिकांश पादपों में पराग नलिका की बीजांड में प्रवेश की सामान्य विधि है। यानी कि अधिकांश पादपों में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश इसी मार्ग द्वारा होता है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वारीय भाग से होता है। बीजांड द्वार वाले भाग से होता है। अधिकांश पादपों में ये सामान्य विधि है। उदाहरण, अधिकांश पादपों में यह सामान्य मार्ग है। यानी कि अधिकांश पादपों में पराग नली बीजांड में इसी भाग से प्रवेश करती है। नंबर 2 निभागी प्रवेश। जब पराग नलिका बीजांड में निभाग भाग से प्रवेश करती है, जब पराग नलिका बीजांड के अंदर निभाग भाग से प्रवेश करती है तो इसे निभागी प्रवेश कहते हैं। और ऐसा होता है कैजुराइना के अंदर, ठीक है ना। कुछ ही पादपों के अंदर इस प्रकार का होता है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभाग से होता है। ठीक है। उदाहरण, कैजुराइना और बिट्टूला। 3 नंबर अध्यावरणीय प्रवेश। जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश अध्यावरण से होता है, यानी कि बीजांड के अंदर पराग नली अध्यावरणों से प्रवेश करती है।
और फिर अध्यावरणों से होती हुई भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ठीक है ना। तो भ्रूणकोश में पराग नलिका का प्रवेश एक ही सिरे से होता है। कौन से सिरे से? बीजांड द्वारीय सिरे से होता है। यानी कि भ्रूणकोश के बीजांड द्वारीय सिरे से ही पराग नली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो यानी कि पराग नली जो होती है वो बीजांड में 3 मार्गों से प्रवेश करती है। ठीक है ना। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश अध्यावरण से होता है, अध्यावरणों से होता है। और ऐसा होता है कुकुरबिटा के अंदर, ऐसा होता है कुकुरबिटा के अंदर। अगला देखिए 4 नंबर, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के अंदर क्या होता है? पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश। सबसे पहले पराग कण का अंकुरण पड़ा, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण पड़ा। फिर पराग कणों से निकलने वाली पराग नलिका जो होती है उसकी वर्तिका में वृद्धि पड़ी। और उसके बाद में पराग नली जो होती है वो वर्तिका से अंडाशय से होती हुई बीजांड में प्रवेश पड़ा। और अब पराग नली जो होती है वो भ्रूणकोश में किस प्रकार से प्रवेश करती है? पराग नलिका भ्रूणकोश में क्यों प्रवेश करती है? क्योंकि इस पराग नलिका के अंदर 2 नर केंद्रक होते हैं, जिसका निर्माण किससे होता है? इन 2 नर केंद्रकों का निर्माण जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से होता है, जो आपने नर युग्मकोद्भिद के विकास में पढ़ा था। इन 2 नर युग्मकों को इस भ्रूणकोश में विमुक्त करती है ये पराग नलिका। भ्रूणकोश का ये जो सिरा है इसे निभागी सिरा कहते हैं। और इस सिरे पर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। प्रतिमुखी कोशिकाएं। और इस भ्रूणकोश के मध्य में जो कोशिका होती है वो केंद्रीय कोशिका होती है। मध्य में कौन सी कोशिका है? केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में क्या स्थित होता है? केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये 2 क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक है। ये कैसे हैं? अगुणित है। ठीक है ना। तो ये केंद्रीय कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है ना। ये ध्रुवीय केंद्रक पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश के ठीक बाद में ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और द्वितीयक केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे ही पराग नलिका इस भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और उससे ठीक बाद में ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? ये द्वितीयक केंद्र का निर्माण करते हैं। द्वितीयक केंद्रक या इसे सलीन केंद्रक कहा जाता है। सलीन केंद्रक का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ ये भ्रूणकोश का बीजांड द्वारीय सिरा है और इस पर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। मध्य में जो कोशिका होती है इस कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका। और इनकी पार्श्व में 2 कोशिकाएं जो होती हैं इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। सहायक कोशिकाएं। पार्श्वीय 2 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं कहलाती है। अब इस बीजांड द्वारीय सिरे पर भ्रूणकोश पर एक तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है जो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश करने में सहायक होती है। यानी कि यहाँ पर बीजांड द्वारीय सिरे पर, भ्रूणकोश के बीजांड द्वारीय सिरे पर तंतु रूपी समुच्चय पाया जाता है। तंतु रूपी
समुच्चय पाया जाता है। ये तंतु रूपी समुच्चय पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश करने में सहायक होता है। इन तंतु रूपी समुच्चय से ही पराग नलिका भ्रूणकोश की सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। पराग नलिका भ्रूणकोश में सदैव बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है। भ्रूणकोश के बीजांड द्वार वाले सिरे बीजांड द्वार वाले सिरे से पराग नलिका निम्न प्रकार से प्रवेश कर सकती है या निम्न प्रकार से प्रवेश करती है। देखिए, पराग नलिका सदैव बीजांड द्वार वाले सिरे से ही प्रवेश करेगी। अब ये पराग नलिका एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। यानी कि ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका है, ये भी सहायक कोशिका है। इस अंड कोशिका और इस सहायक कोशिका के मध्य से पराग नली प्रवेश कर सकती है। इस अंड कोशिका और इस सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर सकती है। अंड कोशिका व एक सहायक कोशिका के मध्य से भ्रूणकोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से। दूसरा मार्ग ये हो सकता है, यानी कि इस भ्रूणकोश की भित्ति और ये सहायक कोशिका के मध्य से यहाँ से प्रवेश करती है, या ये सहायक कोशिका और ये भ्रूणकोश की भित्ति और यहाँ से प्रवेश कर सकती है। ठीक है। तीसरा मार्ग देखिए, सहायक कोशिका को भेदते हुए, सहायक कोशिका को भेदते हुए। ठीक है। यानी कि तीसरा मार्ग जो है इस पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश का, इस सहायक कोशिका के बिल्कुल मध्य से प्रवेश कर सकती है। इस सहायक कोशिका के बिल्कुल मध्य से प्रवेश कर सकती है। यानी कि भ्रूणकोश के बीजांड द्वारीय सिरे से पराग नलिका भ्रूणकोश में 3 मार्गों से प्रवेश कर सकती है। एक अंड कोशिका एक ही होती है, अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका से मध्य से, यानी कि एक अंड कोशिका और इस सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश हो सकता है, या फिर इस अंड कोशिका और इस सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश हो सकता है। दूसरी बात, भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से, यानी कि यहाँ से हो सकता है, या फिर ये भ्रूणकोश की भित्ति और इस सहायक कोशिका के मध्य से यहाँ से हो सकता है। तीसरा मार्ग, इस सहायक कोशिका को भेदते हुए मध्य से प्रवेश कर सकती है। ठीक है ना। तो ये 3 मार्ग होते हैं पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश के। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश से ठीक पूर्व दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका जो होती है, चाहे ये सहायक कोशिका चाहे ये सहायक कोशिका, ये दोनों सहायक कोशिकाओं में एक सहायक कोशिका है वो अपहासित हो जाती है, यानी कि विघटित हो जाती है। जो सहायक कोशिका विघटित होती है उस सहायक कोशिका पर उपस्थित तंतु रूपी जो समुच्चय होता है, इस तंतु रूपी समुच्चय से पराग नलिका जो होती है इस अपहासित सहायक कोशिका में प्रवेश करती है।
जैसे ही पराग नलिका इस तंतु रूपी समूह के द्वारा इस अपहासित सहायक कोशिका में प्रवेश करती है तो पराग नलिका के अग्र सिरे पर या फिर अग्र सिरे से थोड़ा नीचे एक छिद्र विकसित होता है और इस छिद्र से ये पराग नलिका अपने अंदर उपस्थित दो नर युग्मक और कुछ जीव द्रव्य को इस अपहासित सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में विमुक्त कर देती है। इस प्रकार से दोनों नर युग्मक कहाँ आ गए? इस सहायक कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर आ गए। ठीक है, अब इस सहायक कोशिका के अंदर जैसे ही जीव द्रव्य आते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ बना लेता हूँ, जो पराग नलिका की भ्रूणकोश में सामान्य विधि जो होती है वो कौन सी होती है? बीजांडद्वारीय सिरे से। अब जैसे ही ये पराग नलिका यहाँ पर पहुँचती हैं तो इनमें से मान लेते हैं कि ये कोशिका क्या हो गई? अपहासित हो गई, यानी कि यहाँ से टूट गई, अपहासित हो गई। और जैसे ही अपहासित ये कोशिका होती है सहायक कोशिका, तो ये पराग नलिका इस पर जो तंतु रूपी समुच्चय होता है, इस तंतु रूपी समुच्चय से इस अपहासित कोशिका में क्या करती है? प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश करती हैं तो इसके पराग नलिका के अग्र सिरे पर या अग्र सिरे से थोड़ा नीचे यहाँ पर क्या बन जाता है? एक छिद्र बन जाता है और इस छिद्र से दो नर युग्मक और कुछ जीव द्रव्य हैं वो ये दो नर युग्मक और कुछ जीव द्रव्य इस अपहासित सहायक कोशिका में विमुक्त कर दिया जाता है। अब यहाँ क्या विमुक्त हो गया? दो नर युग्मक विमुक्त हो गए। इस नर युग्मकों में से एक नर युग्मक सहजता से इस अंड कोशिका तक पहुंच जाता है और निषेचन हो जाता है अंड कोशिका और इस नर युग्मक का, और इसे बोलते हैं सत्य निषेचन, वास्तविक निषेचन कहते हैं। और इससे युग्मनज बनता है और इससे भ्रूण विकसित होता है। और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो अमीबीय गति करता हुआ, जैसे ये प्रवेश होता है तो ये किसमें बदल जाता है? ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं वो सलीन केंद्रक या द्वितीय केंद्रक में बदल जाते हैं। तो ये दूसरा नर युग्मक जो होता है वो अमीबीय या अन्य गति करता हुआ इस द्वितीय केंद्र के पास पहुंच जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन क्रिया होती है। पहली एक नर युग्मक का अंड कोशिका से, दूसरा एक दूसरे नर युग्मक का केंद्रीय कोशिका से संलयन होता है, तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश के चरण किस प्रकार से होते हैं? देखिए, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश से ठीक पूर्व, भ्रूणकोश में प्रवेश से ठीक पूर्व एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है। जैसे ही पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है उससे ठीक पूर्व दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका है वो क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। ठीक है ना? जैसे यहाँ से ये सहायक कोशिका विघटित हो गई, यहाँ पर क्या है? तंतु रूपी समुच्चय। ये है अपहासित कोशिका, अपहासित सहायक कोशिका। अपहासित सहायक कोशिका पर
तंतु रूपी समुच्चय द्वारा पराग नलिका इस कोशिका में, इस सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। जो अपहासित सहायक कोशिका होती है, इस सहायक कोशिका पर जो तंतु रूपी समुच्चय होते हैं, ये क्या है? तंतु रूपी समुच्चय। इसके द्वारा ये पराग नलिका जो होती है, ये पराग नलिका जो होती है वो किस में प्रवेश करती है? इस अपहासित सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। ठीक है। अपहासित सहायक कोशिका में सहायक कोशिका में पराग नलिका के प्रवेश के बाद पराग नलिका के अग्रसिरे पर, पराग नलिका के अग्रसिरे पर या थोड़ा नीचे एक छिद्र विकसित होता है। एक छिद्र विकसित होता है। एक छिद्र विकसित होता है जिससे दो नर युग्मक व जीव द्रव्य अपहासित कोशिका में, अपहासित सहायक कोशिका में विमुक्त कर दिया जाता है या विमुक्त किया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे ही ये पराग नलिका इस अपहासित कोशिका पर उपस्थित तंतु रूपी समुच्चय के द्वारा इस सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, तो प्रवेश से ठीक बाद इस पराग नलिका के शीर्ष भाग पर एक छिद्र विकसित होता है और इस छिद्र से दो नर युग्मक और कुछ जीव द्रव्य इस अपहासित सहायक कोशिका में विमुक्त कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही छिद्र विकसित हुआ तो यहाँ से ये कोशिका तो अपहासित हो गई, केंद्रक विघटित हो गया इसका सहायक कोशिका का, और यहाँ पर दो नर केंद्रक और कुछ जीव द्रव्य विमुक्त कर दिया गया। ये क्या है? दो नर केंद्रक किसके द्वारा विमुक्त हुए? ये पराग नलिका के द्वारा। ठीक है ना? नर युग्मक। इन दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक सहजता से अंड कोशिका तक पहुंच जाता है। वह दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ, अमीबीय गति या अन्य गति करता हुआ, अन्य गति
करता हुआ द्वितीयक केंद्रक तक पहुंचता है। यहाँ विमुक्त हुए दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक समीप स्थित अंड कोशिका तक सहजता से पहुंच जाता है और दूसरा नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ कहाँ तक पहुंच जाता है, इस द्वितीयक केंद्रक यानी कि जो सलीन केंद्रक होता है जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रों के मिलने से बनता है, यहाँ तक अमीबीय गति करता हुआ या अन्य गति करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस सलीन केंद्रक और इस नर युग्मक का संलयन जो होता है वो त्रिक संलयन कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 केंद्रकों का संलयन होता है। और पहले जो नर युग्मक का संलयन जब अंड कोशिका से होता है इसे सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। इससे युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण बनता है और इससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है।